YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश पांडे आज ज्योमेट्री का पार्ट 3 लेकर आया हूं। दोस्तों आज के पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे चतुर्भुज पर। विगत जितनी भी ज्योमेट्री की वीडियो हुई हमने केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था। तो डियर हमने देखा था कि रेखा क्या होती है, कोण क्या होता है, त्रिभुज की क्या कंडीशन होती है, त्रिभुज के एरिया कैसे निकाली जाती है, एंगल कैसे मेजर किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत सी ऐसी प्रमेय थी, जैसे कि हमने वहाँ पर एकांतर कोण समझा था, हमने वहाँ पर संगत कोण के बारे में, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, सारे छोटे छोटे टर्म को हमने सीखा था। तो आज का जो टॉपिक है स्क्वायर और रेक्टेंगल और उसके बाद आपका रेम्बस, उसके बाद पैरेललोग्राम, उसके बाद ट्रोपोजाइडम, इन यानी कि वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तथा समलंब चतुर्भुज, यानी हम लोग चतुर्भुज पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्भुज क्या होता है। जैसे त्रिभुज में हमने बताया था कि वो भी एक बहुभुज होता है। बहुभुज मतलब क्या है कि भाई उसमें दो से अधिक भुजाएं यूज हुई थी, यानी कम से कम 3 भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण हुआ था। तो इसका मतलब हमें समझ में आया था कि त्रिभुज सबसे छोटी आकृति थी। अच्छा, हमने विकर्ण के लिए फार्मूला बताया था। आपको अगर याद होगा पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि अगर हमें किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी हो तो n गुणे n-3/2 एक फार्मूला हमने दिया था, जिससे हम विकर्णों की संख्या ज्ञात करते थे। तो वहाँ पर हमने देखा था कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 मिली थी और तमाम बहुभुजों में हमने विकर्णों की संख्या ज्ञात किया था। तो आज दोस्तों जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या होती है? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। क्या बोल सकते हैं? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, घिरी या बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं, उनके एरिया कैसे निकलते हैं, उसके परिमाप कैसे निकलते हैं। देखो दोस्तों, परिमाप के लिए कोई भी बहुभुज हो, अगर सभी भुजाओं का हमें माप पता है, सभी भुजाएं दी गई हैं, तो हम सभी भुजाओं को जोड़कर उसका परिमाप निकाल सकते हैं। लेकिन एरिया के लिए हमने तमाम कंडीशन देखी थी। जैसे त्रिभुज में हमने देखा था जो फार्मूला था यस गुणे यस अंडर रूट यस गुणे यस -1a यस -b यस -c, वहाँ से हमने निकाला था। समलंब चतुर्भुज के लिए 1/2 भुजा बेस गुणे हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हमने देखा था। और ऐसे भी जितने भी थे हमने उसका थोड़ा सा आकलन किया था। तो आज हम बात करते हैं चतुर्भुज में। तो जिन जिन चतुर्भुज की हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं डिटेली। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर की कंडीशन थोड़ा देखते हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का परिमाप क्या होता है और इसमें क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आते हैं एक एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर आकृति है, इसको आप एक स्क्वायर बोल सकते हैं। ABCD क्यों? क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है और प्रत्येक भुजा समान है। मतलब इस भुजा की माप अगर हम A लेते हैं तो ये भुजा भी A होगी और ये भुजा भी A होगी और ये भुजा भी A होगी। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। मतलब चारों भुजाएं समान होंगी, चारों कोण समान होंगे। और जब चारों कोण समान होंगे तो हमने आपको बताया था कि किसी भी बहुभुज के इंटरनल कोणों का योगफल ज्ञात करना हो तो 2n-4 × 90, ये फार्मूला अगर आपको याद होगा कि इंटरनल कोणों का योगफल हम इसी फार्मूले से निकालते हैं। तो चतुर्भुज के इंटरनल कोणों का योगफल, तो n की वैल्यू n मतलब भुजाओं की संख्या होती थी, तो हम लिख सकते हैं कि 8 गुणे 8 - 4 गुणे 90। इसका मतलब ये हो जाएगा 4 गुणे 90, यानी ये वैल्यू जो आएगी ये टोटल हो जाएगी 360 डिग्री।
और जब 360 में प्रत्येक कोण इक्वल है, इसका मतलब चारों कोण इक्वल है, तो हम 4 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 90 डिग्री। इसीलिए अच्छा, प्रत्येक कोण समान है, इसका मतलब प्रत्येक भुजा भी समान होगी। मतलब इस आकृति में आप बोल सकते हैं कि AB बराबर BD और बराबर CD बराबर AC। मतलब चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अच्छा, एक चीज और हम कह सकते हैं कि अगर चारों भुजाएं क्या एक दूसरे के समांतर होंगी, मतलब हम लिख सकते हैं क्या कि AB समांतर CD, और सेकंड कंडीशन लिख सकते हैं क्या कि AC समांतर BD। ये भी बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। अब तमाम अगर एकांतर कोण देखेंगे, दो समांतर रेखाएं जिसको एक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण और संगत कोण सभी आपस में बराबर होते हैं। मतलब सब मिला करके हम जितनी भी थ्योरम पीछे पढ़े उन सारी थ्योरम से हमारी ये सारी चीजें निकल के आती हैं कि ये स्क्वायर होता है। अब अगर इसके मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप होगा क्या? परिमाप मतलब क्या होता है? भुजाओं का योग। भुजाओं का योग मतलब इसकी जब सभी भुजाएं, मतलब A प्लस A प्लस A प्लस A, इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि क्या 4A यानी 4 गुणे भुजा, ये इसका होता है परिमाप। अगर इसी के विपरीत हम इसका एरिया निकालें तो एरिया के लिए इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है? भुजा की घाते 2। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ये होता है इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं A का स्क्वायर। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो इन सभी बातों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमको समझ में क्या आया है कि जितने भी होंगे, जो भी स्क्वायर होगा, वो सभी स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, सभी भुजाएं समान होंगी, और समान का मतलब बराबर होंगी, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। और इसका परिमाप होता है भुजा का स्क्वायर, और इसका एरिया होता है कितना? भुजा के घाते 2। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पर विकर्णों की बात करूँ, पहली चीज़ विकर्ण होंगे कितने? 2। कैसे निकला? हमारा वही फार्मूला विकर्णों की संख्या के लिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि विकर्णों की संख्या निकालने के लिए अगर फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो 2 आता है या नहीं। तो आप कह सकते हैं सर n गुणे n-3/2, n की वैल्यू आपकी कितनी है? 4 गुणे 4-3/2, तो ये वैल्यू आएगी 4/2 बराबर 2। यानी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे? 2 विकर्ण होंगे। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पर विकर्णों की बात करूँ तो ये विकर्ण, प्रत्येक विकर्ण क्या होंगे? ये 90 डिग्री पर एक दूसरे यहाँ पर एक प्रकार से लंबवत होंगे। अच्छा, लंबवत होंगे मतलब ये क्या है? प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। यानी आप कह सकते हैं कि सर ये 45 डिग्री, और जब ये प्रत्येक कोण है मतलब ये भी बराबर होंगे। अगर मैं इसका नाम दे दूं E, तो आप कह सकते हैं सर CE बराबर EB बराबर AE बराबर ED, बोला जा सकता है ये भी। और आप ये जान लीजिए, किसी भी एक विकर्ण का माप, अगर मैं यहाँ पर विकर्ण का माप D दे दूँ, ये अगर D है तो D बराबर होता क्या है? √2a। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी स्क्वायर का, और अगर यही मुझे पूरा कंप्लीट विकर्ण निकालना हो तो हम इसी में 2 से गुणा कर सकते हैं, मतलब 2√2a। मतलब D की वैल्यू हमारी जो आएगी वो क्या होगी? √2a होगी। ठीक है ना? उसी वाले फार्मूले से जो हम लोग त्रिभुज में किए हैं, यहाँ पर वही प्रमेय लगा करके हमने ये बात लिखी है। अब आइए समझते हैं थोड़ा आयत पर। सेकंड हमारी जो चतुर्भुज होगा, सेकंड जो चतुर्भुज की आकृति होगी वो होगी आपकी आयत। आयत के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आयत क्या होता है?
आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आप कह सकते हैं कि आयत एक ऐसी आकृति होती है, यानी रेक्टेंगल आयत। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि अगर कोई आयत है, ये कोई आयत है, तो आप क्या कह सकते हैं कि सर इसमें AC बराबर क्या होगा BD तथा AB बराबर क्या होगा CD होगा, और प्रत्येक कोण यानी कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कितने डिग्री के होगा, 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। अच्छा, आप आमने सामने की भुजाओं को समांतर भुजा भी बोल सकते हैं, तो वहाँ से भी ये सारी चीज़ें एकांतर और संगत कोण से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके परिमाप पर चर्चा किया जाए, तो परिमाप में हमने क्या बताया था, भुजाओं का योग। मतलब आप कह सकते हैं कि AB प्लस CD प्लस AC प्लस BD, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अगर मैं इन सब का नाम दे दूं, नाम देने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि सर क्या आपने वहाँ पर लिखा AC बराबर BD, तो दोनों को एक फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब मैं AB तो लिख दूं, लेकिन CD की जगह क्या लिख सकता हूँ, CD की जगह भी AB लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों जब बराबर है तो लिखा जा सकता है। प्लस AC लिख सकते हैं और प्लस AC लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि BD बराबर क्या है, AC है। तो आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू आ जाएगी कितना, 2AB प्लस 2AC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप जब दोनों में 2 है तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, इसका मतलब AB प्लस AC। तो हमें समझ में क्या आया, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। भाई ये आपकी लंबाई है, ये अगर चौड़ाई मान लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और इसका अगर हम एरिया निकालें यानी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेम वही कंडीशन, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। तो आपको समझना क्या है कि अगर स्क्वायर होगा तो उसमें सभी भुजाएं बराबर होंगी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। लेकिन अगर आयत है तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और उसके साथ साथ इसमें प्रत्येक कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए समझते हैं समलंब चतुर्भुज क्या होता है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की। आज जितने भी चतुर्भुज हैं इन सभी का एरिया, विकर्ण का मान, और इसके साथ साथ हम लोग और भी जो चीज़ें होती हैं, कैसे हमें अगर विकर्ण दिया गया हो तब एरिया कैसे निकालनी हो, या फिर भुजा दी गई हो तब एरिया कैसे निकालनी हो, इन सारे पॉइंट पर हमें चर्चा करनी है। तो आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा अगले टर्म पर कि अगर होगा समलंब चतुर्भुज तब क्या करेंगे। नेचर तो हमें सब वही रखना है, बस थोड़ी सी अगर देखा जाए ये जितने फार्मूले लिखे जा रहे हैं क्या कहीं से लिए जा रहे हैं, नहीं, ये हमारे पुरानी प्रमेय और पुराने थ्योरम और पुराने कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो अगला हम लोग देखते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि अगर कोई समलंब चतुर्भुज होगा लाइक दिस, A B C D। दोस्तों क्या इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके यहाँ पर लिखा जाता है, इसको हम नाम दे देते हैं H का। ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। इसको भी क्या थोड़ा सा आगे बढ़ा करके लिखा जा सकता है, ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अगर इसमें हमें पूरा
परिमाप निकालना हो तो परिमाप के लिए हमने आपको बता दिया कि यार परिमाप के लिए परेशान नहीं होना है, चारों भुजाओं को जोड़ देना, परिमाप निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। अब हमें अगर इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? आप कह सकते हैं सर 1/2 AB गुणे H प्लस 1/2 गुणे, और उसके बाद कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर CD गुणे H। तो 1/2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं, अच्छा H भी दोनों में कॉमन है, तो आप कह सकते हैं AB प्लस CD गुणे H। मतलब आप कह सकते हैं कि सम्मुख भुजाओं के योगफल में, यानी कि अगर मैं 1/2 और सम्मुख भुजाओं का योगफल ले लूं, यानी अच्छा सम्मुख भुजाएं क्या समांतर हैं? क्या समांतर भी तो है ना, क्योंकि H की वैल्यू क्या होगी, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, समान होगी। तो आप कह सकते हैं सम्मुख भुजाओं का योगफल प्लस इनके मध्य की दूरी, सम्मुख भुजाओं का योगफल और गुणे क्या होगा, सम्मुख भुजाओं के बीच की दूरी, सम्मुख भुजाओं के बीच की दूरी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या होगा, एरिया होगा। कोई भी हमारा अगर समलंब चतुर्भुज है तो इसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं विकर्ण की बात करूं थोड़ा सा, तो विकर्ण में अगर विकर्ण मुझे निकालना है, सपोज दैट, अच्छा विकर्ण की संख्या तो 2 होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं विकर्ण की बात कर लेता हूं, विकर्ण की बात करता हूं, तो दोस्तों अगर मैं समरूपता का नियम यहाँ पे लगाऊं तो आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से, अगर मैं त्रिभुज AEB और त्रिभुज CED की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि सर ये दोनों समरूप होंगे। त्रिभुज CED कैसे होंगे? ये दोनों क्या हैं, समांतर रेखाएं जिनको एक तिर्यक रेखा काट रही तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं जिसको एक तिर्यक रेखा काट रही हैं तो ये कोण बराबर होंगे, और इसी प्रकार से ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। और हमें पता है कि जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। यानी आप समरूपता का नियम लगा सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आराम से कि सर AE/ED बराबर CE/CE, एक मिनट, ये हो जाएगा BE/CE, और इसके बराबर लिख सकते हैं कि AB/CD। ये बातें लिख सकते हैं। तो हमें फिलहाल इससे तो कोई विशेष मतलब नहीं है, इन दोनों को ले लें तो हम कह सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात समान होता है। मतलब AE/ED बराबर BE/CE। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि समलंब चतुर्भुज में विकर्णों का अनुपात क्या होता है, समान होता है। ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। तो इसका एरिया हमने समझा, हमने देखा कि इसमें विकर्णों का अनुपात क्या होगा, समान होगा। इसके अलावा और भी तमाम नेचर हैं जो हम लोग लास्ट में भी चर्चा करेंगे। सारे चतुर्भुजों में आप देखेंगे ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कई चतुर्भुजों में कॉमन मिलेंगी। इस चीज को गहराई से एनालिसिस जरूर करिएगा। एनालिसिस करने से होता क्या है ना कि बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो खुद ब खुद हमारे माइंड में बन जाते हैं। और यार मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कॉन्सेप्ट से भरा पड़ा है। इसको जितना समझोगे उतना मजा आएगा, उतनी नई नई चीजें मिलेंगी। अगर किसी छोटे से प्रश्न को आप हल्का सा मान करके आगे बढ़ गए, स्किप कर गए, तो आप वहां पर गलत हो जाते हो।
हमें हर एक थ्योरम पर, जितनी भी थ्योरम है, हर एक थ्योरम पर विशेष कॉन्सेप्ट की यार इसका गुणा करने पर ये वैल्यू आई क्यों, क्या इसको किसी और तरीके से देखा जा सकता है, या इसको और किसी आसानी चीज़ों से समझा जा सकता है। और देखिए, अगर जब हम एडवांस मैथ पढ़ते हैं तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट केवल और केवल प्रमेय पर होते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि एक वीडियो केवल और केवल प्रमेय पर जरूर बनाऊंगा। और प्रमेय अगर हमारी क्लियर है तो जियोमेट्री यार धुआं धुआं कर दोगे आप। कोई भी एंगल निकालना हो, कोई भुजा निकालनी, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। केवल अगर आपकी प्रमेय कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके बाद ये जितनी बातें लिखी गई कहां से लिखी गई, हमने क्यों लिख दिया इस कोण के बराबर ये कोण। आपको याद होगा हमने पहले लेक्चर में बताया था कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, किसी को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमने क्यों इसको, इन दोनों को बराबर लिखा, शीर्षाभिमुख कोण थे, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब उसके बाद अच्छा, अगर एक बात और मैं कहूं तो आप ये नहीं कह सकते सर AEC और BED ये त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ गए ना? ऐसा नहीं है कि मैंने केवल दो त्रिभुज की बात की तो बाकी दो त्रिभुजों के साथ ऐसी कंडीशन नहीं होगी। अब उसके बाद हम समझते हैं समचतुर्भुज पर। अगला हमारा त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा समचतुर्भुज। और जितने भी एरिया निकाल रहे हैं, परिमाप पर अब हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि परिमाप में क्या पता है कि भुजाओं का योगफल, मतलब सभी भुजाओं को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। अब आइए देखते हैं अगला क्या होगा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, अब इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो समांतर चतुर्भुज था, समलंब चतुर्भुज था, या फिर इसके पहले हम लोग जितने भी वर्ग या स्क्वायर बोले थे, इसमें क्या होता था, देखिए वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया, आप वर्ग को भी समचतुर्भुज बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं, लेकिन सारी कंडीशन में नहीं, क्योंकि समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होंगी। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होंगी और समचतुर्भुज में सभी जितने भी आपके कोण बनेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये आपका हो गया समचतुर्भुज, लाइक दिस। ये थोड़ा सा अधिक हो गया, इसको और लाते हैं फिर करते हैं। मतलब ये सारी वैल्यू सेम होगी, लेकिन प्रत्येक कोण क्या होगा, ये 90 डिग्री नहीं होगा। क्या प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा? नहीं होगा। आप एक चीज और जानते हैं, किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। सम्मुख कोणों का योग क्या होगा, हमेशा 180 होता है। और समचतुर्भुज में एक चीज आप देखेंगे कि अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो क्या ये कोण और इस कोण का योग, मतलब अगर मैं इसका नाम दे दूं ABCD, तो आप कह सकते हैं सर कोण C प्लस कोण D बराबर 180 होगा। उम्मीद है ये बात आप समझ रहे होंगे। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, जब कोण C प्लस कोण D बराबर 180 है तो आप कह सकते हैं सर क्या एक चीज और कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण D बराबर भी 180 होगा? एकदम होगा भैया, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, कोण D दोनों में कॉमन आ रहा है क्या? तो आप कह सकते हैं कि सर कोण C और कोण A भी आपस में बराबर होगा क्या? इस थ्योरम से तो यही बोला जा सकता है कि कोण A बराबर कोण C के होगा, तभी ना। अगर ये बराबर नहीं होता तो कोण D में जोड़ने पर दोनों का मान क्यों आता? और आएगा भी यार, दो समांतर रेखाएं हैं जिसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों कोण A और कोण C आपस में बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं सर कोण B बराबर कोण D होगा, एकदम होगा भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है। एरिया निकालने के लिए कोई टेंशन नहीं है, आराम से यहां से प्यार से बना सकते हो, और वही पुराना वाला फंडा। क्यों? क्योंकि इनके बीच हाइट तो सेम रहेगी।
तो हम वही पुराना वाला फार्मूला निकाल सकते हैं। पुराने वाले फार्मूले से इसका एरिया बता सकते हैं। क्या कि हमें जब भी एरिया निकालनी होगी तो एरिया में हमेशा दो हाइट और गुणे सम्मुख भुजाओं का योगफल। अगर इनके विकर्णों की बात किया जाए, विकर्णों का नेचर देखा जाए, तो विकर्ण इसके जो होंगे इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या यहाँ पर भी ये एक दूसरे के समांतर होंगे? भाई ये तो शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में बराबर होगा। ये कोण भी यहाँ पर बराबर होगा, ये कोण भी बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या इनका भी अनुपात समान नहीं आएगा? आएगा। और इसके एरिया के लिए भी क्या कर सकते हैं? एरिया के लिए तो आप एरिया के लिए सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि 1/2 गुणे भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना हो, अच्छा ये जितने त्रिभुज होंगे समचतुर्भुज में, क्या ये चारों बराबर होंगे? क्या एकदम बराबर होंगे? ये दोनों बराबर होंगे क्या? अगर आपको कभी ना समचतुर्भुज में विकर्णों का मान दे दिया है, यानी मान लीजिए इस विकर्ण का मान है, इस विकर्ण का मान ले लेते हैं आपका x और इस विकर्ण का मान ले लेते हैं y, तो आप कह सकते हैं समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा इस वाले फार्मूले से कि 1/2 गुणे विकर्णों का योगफल, विकर्णों का योगफल। मतलब आप कह सकते हैं कि 1/2 गुणे x इंटू वाई, यानी 1/2 xy। अगर विकर्ण का मान दिया गया है तो विकर्णों का गुणनफल यहां से हम निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने समचतुर्भुज देखा, समलंब चतुर्भुज देखा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज। अब उसके बाद हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज। अब थोड़ा सा समांतर चतुर्भुज के बारे में समझते हैं। देखिए समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में बेसिक सा अंतर है। समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं तो समांतर होंगी, साथ में चारों भुजाएं समान भी होंगी। लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बस समान होंगी और समांतर होंगी, लेकिन चारों भुजाएं कहिए बराबर हो, ये चीज नहीं होगा। जैसे अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है? ये आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। अच्छा, आमने सामने की भुजाएं, वही सारे कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी। कॉमन क्या होंगी? पहली चीज वही चीज कि आप लिख सकते हैं कोण C प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, और इसी प्रकार कोण A प्लस कोण B बराबर भी 180 डिग्री होगा। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। ये बातें भी आप बोल सकते हैं। इसमें क्या होगी? ये दोनों भुजाएं, मतलब आप क्या लिख सकते हैं? AB समांतर CD और इसके अलावा AC समांतर क्या हो जाएगा? BD। और ये आपस में बराबर भी होंगी, मतलब AB बराबर CD और इसके अलावा AC बराबर हो जाएगा BD। क्योंकि कोण बराबर हैं तो सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। अच्छा, कोण और भुजाओं का समान होना ये हम लोग त्रिभुज से देखते आए, और ये चीज यार कभी चेंज नहीं होगा। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? ये चीज कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि सम्मुख कोण समान भुजाओं द्वारा ही अंतरित होता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका एरिया क्या होगा। अगर हमें एरिया निकालना है तो अच्छा, परिमाप क्या हो जाएगा? अगर हमें समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना है तब चारों भुजाओं का योगफल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसका क्षेत्रफल सेम वही चीज, एरिया के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, 1/2 और सम्मुख भुजाओं का योगफल यानी कि AB प्लस CD और गुणे इनके बीच की हाइट, क्योंकि ये अगर बराबर है ये H हो सकता है और यहाँ पर भी H
हो सकता है। ये है, ये एच यानी एच से गुणा कर दें, ये इसका निकल जाएगा एरिया। मतलब क्या, क्षेत्रफल बराबर आप बोल सकते हैं कि सर 1/2 सम्मुख भुजाओं का योग गुणे सम्मुख भुजाओं के बीच की दूरी, सम्मुख भुजाओं के बीच की दूरी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अभी तक जितनी भी चीज़ें हम लोग समझे हैं, जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, इसमें हम लोगों को एक चीज़ कॉमन मिली। क्या हमको कॉमन मिला? ये कि हमें जब भी कोई भी चतुर्भुज, हम लोगों ने पांचों चतुर्भुजों का नेचर पढ़ा। कौन कौन से भैया? हम लोगों ने पढ़ा आयत, हम लोगों ने पढ़ा स्क्वायर, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। परिमाप सभी का सेम होगा कि अगर सभी के भुजाओं का योगफल हमें पता है तो हम आराम से परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने विकर्णों की कंडीशन देखी, इसके अलावा हम लोगों ने एरिया देखा। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए। और इसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर ये कोई भी कंडीशन दे रखी हो, जैसे कि अगर स्क्वायर दे रखा हो, स्क्वायर से या आयत से कोई भी एक कंडीशन दे रखा हो, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन पर कैसे चर्चा होती है। अब थोड़ा सा हम लोग एक दो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर दिया है क्वेश्चन, एक आयत जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो, तो क्षेत्रफल एवं परिमाप की गणना करें। क्षेत्रफल एवं परिमाप की गणना करें। तो इसका मतलब आयत जो होगा, बड़ी वाली चीज लंबाई होगी, यानी ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। अब यहां पर अगर मुझे परिमाप निकालना है तो हमें मान लीजिए फार्मूला नहीं भी पता है, तो आप क्या कर सकते हैं सर, 5 + 4 + 5 + 4 यानी कि 5 4 9 और 9 दूनी 18 होगा। और फार्मूला भी लगा लेंगे, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहां पर भी चीजें सेम मिलेंगी। 2 गुणे 5 + 4 यानी कि 5 4 9 दूनी 18। तो आप देख रहे हैं इसमें कोई अंतर नहीं मिल रहा है, दोनों वैल्यूएं क्या निकल रही हैं, सेम मिल रही हैं। और अगर जो है दूसरी चीज, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई था, कितना था भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया के लिए क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 5 गुणे 4 बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ। अगर हमें डेटा क्लियर है, चीज़ें क्लियर हैं, तो फिर हमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आज हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें चर्चा किया, हम लोगों ने परिमाप देखा, एरिया देखा, तमाम चतुर्भुज के बारे में सीखा। ये बेसिक जानकारियाँ थी जिन्हें हमें पता होना चाहिए, हम लोगों ने इसका डिस्कस किया। तो उम्मीद है ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आप नोट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और इस पर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो अगली वीडियो में प्रयास करेंगे कि हम लोग इस पर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।